मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान खालिद है। मैं यही अकोला के पूर्व पीड़ित कॉलोनी आकुटफैल अकोला में रहता हूँ। मेरा इस साल नीट 2023 का स्कोर 625 रहा, जिसके अंदर फिज़िक्स में 160, केमिस्ट्री में 140 और बायोलॉजी में 325 रहे। और मैं मिक्स क्लासेस का स्टूडेंट हूँ। मैंने बायोलॉजी जोत सर से पढ़ी है, जिनका तरीका काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स रहा है। वो जिस तरह किताब में लिखा होता है उस तरह नहीं पढ़ाते, बल्कि अपनी तरह से मिसालों के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से बच्चों के जहन में वो बात ज़्यादा देर तक रहती है, जिसकी बनिस्बत स्कोर करना और भी आसान होता है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी देर तक आपके जहन में मौजूद होती है। तो जोत सर अपने लेक्चर्स के अंदर काफ़ी निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी देर तक याद रहती है। और वो जिस तरह से पढ़ाते हुए ऐसा लगता है कि कोई दोस्त अपने को सामने जाके पढ़ा रहा है। तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता सर के क्लास के अंदर, एकदम फ्रेंडली माहौल होता है, जिसकी वजह से सर के साथ इंटरेक्शन करना आसान हो जाता है बनिस्बत दूसरे टीचर्स के, कि जो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते हैं, जिनके साथ इंटरेक्शन करना उतना आसान नहीं होता। मगर जो सर की बात मुख्तलिफ है। जो सर इस तरह से बिहेव करते हैं क्लास के अंदर कि वो अपने दोस्त है, और जब दोस्त एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो चीज़ें समझना और बोलना आसान हो जाता है। फैज़ान एक बहुत ही बढ़िया स्वभाव का लड़का, हर बार कुछ ना कुछ नई डिफ़िकल्टी लाता था और काफ़ी MCQ वो सॉल्व करता था मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में, और उस परिस्थिति को कैसे सामना करना चाहिए ये अगर किसी को सीखना है तो फैज़ान इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के हर सफ़र में खुदा उसे कामयाबी दे। तो मैंने फ़िज़िक्स अमित चावलानी सर से पढ़ी है, जिनका तरीका बहुत ही आसान है। अमित सर डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को एकदम आसान तरीके से हमारे सामने पेश करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को समझना बहुत ही आसान जाता है। और सर का तरीका बार बार प्रैक्टिस कराना, क्वेश्चंस के थ्रू, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, और बार टेस्ट लेने की वजह से वो चीज़ अपने जहन के अंदर और मजबूत हो जाती है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम हॉल के अंदर उस चीज़ को परफॉर्म करना बहुत आसान हो जाता है। और मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, और वर्कशीट्स के थ्रू, और टेस्ट के थ्रू, और डिस्कशन के थ्रू, ख़ासतौर पर टेस्ट के डिस्कशन के थ्रू फिज़िक्स को आसान बनाना पॉसिबल है अमित सर के थ्रू। अब मैं उन शख्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि जिनके लिए सच में मेरे पास अल्फाज नहीं है। नन अदर देन देशपांडे सर, कि कैसा है, कोई बनावटी बात नहीं है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वत परवाज़ मगर रखती है। तो देशपांडे सर से मैंने केमिस्ट्री सीखी, ना सिर्फ केमिस्ट्री सीखी बल्कि ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ तरीके से जो उसूल होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो मुझे देशपांडे सर ने सिखाया। एक तो होता है कि महज हम एकेडमिक तरीके से कुछ चीज़ों को हासिल करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मगर जो एक उस्ताद और शागिर्दी का रिश्ता जो होता है, जो विद्यार्थी का अपने गुरु के साथ जो रिश्ता होता है, वो किस तरह से मेंटेन करने का सलीका, वो हमें देशपांडे सर ने सिखाया। किस तरह से बच्चों के साथ इस तरह बिहेव करना कि वो खुद की औलाद हो, वो हमें देशपांडे सर ने सिखाया। तो मुख्तलिफ तरीके के मसाइल होते हैं साथ में स्टूडेंट के, जो वो शेयर नहीं कर पाता अक्सर से। तो देशपांडे सर ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं ताकि हम आसानी के साथ हमारी जज्बात को, हमारी फीलिंग्स को सर के सामने शेयर कर पाए। और सर का पढ़ाने का तरीका तो बहुत ही मुख्तलिफ है और लोगों से। वो एक बहुत मुश्किल कंसेप्ट्स को आसानी से आसान लफ्ज़ों के अंदर पेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि वो ऐसा मस्त जोक की तरह, हंसी मजाक की तरह वो ऐसे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को पेश कर देते हैं जो हमारे समझने के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो एकदम अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है सर की, उस वक्त क्लास की बॉडी लैंग्वेज सर की अलग है, और मगर उस वक्त के अंदर सर का रोल ही मुख्तलिफ हो जाता, सर का कैरेक्टर एकदम चेंज हो जाता, तो पर्सनैलिटी शिफ्ट हो जाती जिससे बोला चाहेगा। तो हम अपनी बात को आराम से शेयर करते सर के साथ, कोई मसला नहीं। और सर हमारी ओपिनियंस की, जज्बात की, हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसकी कदर भी करते हैं, मजाक में नहीं लेते। अच्छा सबके साथ होता है तो कोई नया तो नहीं है। और सर के सोल्यूशन जो है एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड रहते, तो बनावटी नहीं रहते। जो ग्राउंड, अब सर ने हालात भी देखे ना उनकी तरफ से भी, तो ग्राउंड रियलिटी बेस्ड उनके सोल्यूशन रहते, जो हमको रिलेट करना आसान हो जाता ना फिर उस चीज़ से। सर ने एक बार कहा था ना कि मैं सुबह 4 या 5 बजे उठ के जो पान पट्टी होती है उसको साफ़ करता था, और सर ने गाना ही बताया था कि चलिए आना तो पान की दुकान पे 3:30 बजे। तो अभी भी याद है वो सर का वाक़या, कि वो उस चीज़ से कि सर क्या स्ट्रगल देखे उस वाक़ये से, कि सुबह के 7-4 बजे झाड़ना, साफ़ करना, पान पट्टी, जो कि वो खुद के ओनर भी नहीं है। वो सर पान पट्टी के सर ओनर नहीं थे, वहाँ पे काम करते थे। तो उस हालात से निकल के इस मकाम पर पहुँचना अपने आप में मिसाल की बात है। और उस स्ट्रगल से ना हम जैसे लोग कई गुना ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि अगर सर भी उस जगह से निकल के इस मकाम पर पहुंच सकते
तो मैं भी क्यों नहीं पहुंच सकता। तो जो शख्स ऐसे हालात से गुजर चुका है उससे रिलेट कर पाना आसान जाता और उसी के साथ शेयर करना भी आसान जाता। फॉर एग्जांपल जो अमीर घर के शख्स है, जो स्ट्रगल जिन्होंने फेस ही नहीं किए, अब मैं उनके पास अगर अपने मसाइल लेके जाऊंगा तो हाँ ठीक है बोलेंगे, मगर ऐसा इंसान जो इस चीज़ से गुजर चुका है वो बेहतर तरीके से समझ सकता है इस बात को, स्टूडेंट्स के या जो भी उस चीज़ से गुजर रहा है। तो सर के साथ तो ये मसला था ही नहीं बिल्कुल भी। वैसे मिसाल के तौर पर ना कि सर नारियल की तरह है, बोले अंदर से एकदम सख्त है मगर जब भीतर उतरोगे तो जल है एकदम। सर के लफ्ज़ों में जाहिर हो ही जाता किसी ना किसी तरीके से। जब सर बात करते हैं तो वो लफ्ज़ कहीं ना कहीं वो कसक सी जाहिर हो ही जाती है ना किसी भी, वो जब रिलेट करना चाहते तो रिलेट हो ही जाता अचानक से, लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आंखों से ही मतलब समझ जाता है इंसान के नहीं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ सर इस चीज़ को समझते भी है, रिलेट भी करते हैं और ग्राउंड लेवल पे सर सोल्यूशन भी बताएंगे। नहीं ये तो सर एकेडमिक सी बात ही नहीं है, नॉन एकेडमिक पार्ट के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता बच्चे का। सिर्फ मैच नीट की हद तक स्कोर करना ये तो मकसद है भी नहीं ना, आगे की ज़िंदगी के लिए जो उसूल लगते हैं, जो बड़ों का तजुर्बा जो काम में आता, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बियॉन्ड MBBS है, वो ज़िंदगी की उसूल है सर, वो हर जगह पे हर मकाम में काम में आने वाले। जब भी आप उस नेगेटिविटी को फेस करोगे, उस डाउनफॉल को फेस करोगे, तो हमेशा सर एक मोटिवेशन के थ्रू आपको मिलेंगे उस जगह पे, ताकि हम उनसे इन्स्पायर हो सके। पेशन्सचा अतिशय उत्कृष्ट एक्झाम्पल आपल्याला द्यायचं, उदाहरण द्यायचं झालं तर फैजान खालिद ह्याचं नाव मी आवर्जून सांगेल। अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीतून ह्यांनी स्वतःला खूप सावरलं। वडिलांचं छत्र हरवल्यानंतर सुद्धा जिद्दीनी, मेहनतीनी त्याच्या आईकरिता, त्याच्या भावंडांकरता त्यांनी खूप अपार कष्ट केलेत आणि दिवस रात्र इथेच मिक्स क्लासेसमध्ये थांबून क्लासेसच्या अगोदरसुद्धा आणि क्लासेसच्या नंतरसुद्धा खूप हार्डवर्क करून लायब्ररीचा पुरेपूर वापर करून यांनी अतिशय चांगले असे यश संपादन केले आहे। आणि त्याच्या वडिलांचं जे काही स्वप्न होतं की माझा मुलगा डॉक्टर झाला पाहिजे, उस सपने को फैज़ान खालिद ने, हमारे फैज़ान खालिद ने पूरा करके दिखाया। उसे अगर आगे कुछ भी दिक्कतें आती है तो हम उसके साथ में एक परिवार बन के उसके साथ में रहने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमारे ऐसे मिक्स क्लासेस के हीरे के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बेहतरीन था अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ की लाइब्रेरी फैसिलिटी भी टॉप नॉच है, वहाँ जो क्लासरूम्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली AC है और CCTV कैमरे के अंदर बच्चे की निगरानी होती है। सर ऑलमोस्ट जितना भी सेशंस के टाइम होते हैं सर वहाँ मौजूद होते हैं, कैमरे के थ्रू बच्चों पे निगरानी रखते हैं। डाउट सेशन भी बढ़िया होते हैं, तो डाउट सेशन करना कोई मसला नहीं, सर से हम कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी डाउट डिफ़िकल्टी के लिए। और बुक्स की अवेलेबिलिटी वो भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर, कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी बढ़िया है वहाँ पे। और पीने के लिए पानी ठंडा, तो मैं डेली 10 से 12 घंटा पढ़ाई किया करता था ऑन एन एवरेज, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल भी नहीं है नॉर्मल क्लास के बाद 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी। फिज़िक्स के लिए क्लासरूम लेक्चर्स, सर के DPPs, और उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो PYQ सॉल्व करना, ये मोर देन इनफ है। केमिस्ट्री के लिए क्लासरूम लेक्चर्स, NCERT सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, NCERT का थ्रोली रिवीजन, बार बार उसका रिपीटिशन, ये भी सफिशेंट है। और बायोलॉजी के लिए तो जो सर के लेक्चर्स, जो क्लासरूम नोट्स और NCERT मोर देन सफिशेंट। जनरली क्लासेस के अंदर तो 14 डेज़ के पीरियड में टेस्ट सीरीज होती, फोर्टनाइटली जो टेस्ट होती थी, उसका लेवल नीट से थोड़ा अबव होता था, ताकि एक लेवल का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे और बच्चे जब वो असल एग्ज़ाम हो नीट का तो उसके अंदर ऐसा ना लगे कि क्वेश्चंस तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या लेवल कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है। जो क्वेश्चंस होते थे क्लासरूम टेस्ट के वो मोर देन इनफ होते थे नीट के लेवल के। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट जो होते थे, मेजर टेस्ट, वो भी नीट के लेवल के थे। और सबसे बढ़कर जो आखिरी जो टेस्ट सीरीज़ होती है EDTs, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसके अंदर थोरली पूरा 11-12 का सिलेबस जो था वो रिवाइज होता गया। और साथ ही साथ टेस्ट के बाद डिस्कशंस, डाउट सेशंस और फॉल्ट बुक तैयार करना वगैरह सब शामिल था, जिसके लिए फॉल्ट बुक की वजह से जो मिस्टेक्स हम करते थे तो वो दोहराना वो टेस्ट फाइनल टेस्ट के अंदर मुश्किल हो गया, क्योंकि उसकी वजह से ना हमें जो हमारी कमियाँ होती है वो पता चल जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर उसको ना दोहराएं। देखिए हालात तो सर हर वक्त एक जैसे नहीं रहे। अभी आज से 5 साल पहले जब पापा की डेथ हुई थी तो उस फेज़ से निकल के इस फेज़ में आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उन नेगेटिविटी को, उस डार्क इमोशंस को ओवरकम करना, साथ ही अपना सिलेबस जो एकेडमिक्स है उसको
कंटिन्यू करते रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि पापा के डेथ के बाद तो इतना आसान नहीं होता ना, क्योंकि मैं जो हूँ फैमिली का सबसे बड़ा बेटा मैं ही हूँ, तो इकोनॉमिकली भी एक बर्डन होता है खुद पर, और एक मॉरल डिग्निटी के अकॉर्डिंग भी बर्डन लगता है कि अभी कुछ कर नहीं रहा है। बाद में फिर एक रिपीट किया तो क्या होगा कि नहीं होगा, तो सिलेबस कंप्लीट करना तो ये अपनी जगह पे हो जाता है, और जो नेगेटिविटी है उसको ओवरकम करना ये अपने आप में बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो उन सब चीज़ को ओवरकम करना, बाद में टीचर्स की गाइडेंस, बार बार सर के पास जाना, बात करना कि सर ऐसा का हालात अभी ऐसे है तो अभी क्या करना, तो सर उस हालात के अंदर आपको मोटिवेट करते, पॉजिटिव मैसेज करते कि नहीं बेटा सब, क्योंकि ये जो हालात आते हैं वो बाय सिलेक्शन नहीं है ना, हमने कभी चूज़ नहीं किया था इन हालात से गुजरना, ये तो हमें मिली है। तो अब इस जो चीज़ हमें मिली है अब उसके थ्रू उसको बर्दाश्त करके उससे क्या सीख मिलती है, किस तरीके से उस दर्द को महसूस करना, उस दर्द को डाइजेस्ट करना, और किस तरह से अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, ये अब में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान नहीं था, मगर जिस तरह से लोग मिले साथ के अंदर, टीचर्स हो गए, मेंटोर्स हो गए, जिनकी वजह से सफ़र को तय करना आसान हो गया, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, अकेलेपन का सफ़र है, सच में तन्हाइयों का सफ़र है। अगर ऐसे आपको रहनुमाई करने वाले टीचर्स ना मिले, पेरेंट्स ना मिले, गार्जियंस ना मिले, तो सच में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिना किसी प्रिविलेज के उस मकाम तक हासिल करना जहाँ पे कोई ज़ीरो लेवल से, सच में पाइनियर कम्युनिटी जैसा होती है ना, कि कुछ भी नहीं होता उस पर और आप अकेले खड़े होते हैं, तन्हा होते हैं, कोई नहीं होता, पर उस मकाम से उठ के उस बुलंदी पे पहुंचना बहुत सेक्रीफाइस का काम है। और बहुत बार इंसान बिखरता है इमोशनली, फिर बिखरता, फिर अपने आप को समेटता, तो ये बिखरना और समेटना इस प्रोसेस का हिस्सा है। बस किस तरह से आखिरी वक्त तक अपने आप को संभालना, ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, और मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा चैलेंज है, मेंटली अपने आप को और इमोशनली अपने आप को थामे रखना। और इस चीज़ का श्रेय तो टीचर्स को और पेरेंट्स को जाएगा मेरे 101%। तो पापा का तो सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मुझे आज भी याद है जब पापा की डेथ के एक दिन पहले ना उन्होंने मुझे टाइड हक किया था एग्ज़ाम, और उन्होंने कहा कि बेटा तो डॉक्टर बनेगा ना, तो मैंने कहा पापा बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर बनूंगा। और आज उस नाकामियों से गुज़र के इस मकाम पर पहुंच जाना कि मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि आज मैं डॉक्टर हूँ, और मैंने उनका सपना पूरा किया, और उनसे जो वादा उस दिन किया था आज वो इंशाल्लाह मुकम्मल होने जा रहा है। तो ये अपने आप में एक फ़ख्र की बात है मेरे लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। पापा के जाने के बाद तो मम्मी का कंट्रीब्यूशन है सक्सेस के अंदर, वही मेरी अभी तक की बैकबोन है, क्योंकि फेलियर्स आने के बाद भी मम्मी ने ही मुझे बैक किया इमोशनली, मेंटली, कि बेटा तू कर सकता। क्योंकि कभी होता है ना कि फेलियर पे फेलियर आने के बाद उनका भी दिल नहीं बोलता ना, क्योंकि सबसे बड़ा मैं घर के अंदर मैं ही हूँ, तो इकोनॉमिकली एक बर्डन होता है कि कुछ करना है, बेटा कमा नहीं रहा, घर को ज़रूरत है उस चीज़ की, बट फिर भी माँ ने फोर्स नहीं किया कमाने के लिए कि जा तू कमा के ला, या इस तरह की कोई भी बर्डन्स महसूस नहीं होने दी उन्होंने। ये बड़ी बात है कि बाप के जाने के बाद भी बाप की कमी महसूस ना होने दे, ये माँ का सबसे बड़ा मैं चाहूँगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन है। और लिटरली अल्फाज नहीं है अभी माँ के कॉन्ट्रीब्यूशन को किस तरह से लफ्ज़ों में ढाला जाए, नेक्स्ट लेवल। और दूसरे रिश्तेदार जो हमारे मामा थे, भाई बहन जो मेरे छोटा भाई है, बहनें हैं, उन्होंने भी काफ़ी इमोशनली और मेंटली बैक किया कि बेटा भाई तू कर सकता। और इस तरह मैं आपके सामने बाकी बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को थॉरोली रिवाइज करना तो है ही, बस अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे, और सबसे मेन है कि अपने जो टीचर्स हैं उन पर फेथ रखे, ब्लाइंड फेथ रखे मैं तो चाहूँगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे की रास्तों के अंदर कहाँ कहाँ अड़चने हैं, कहाँ कहाँ रुकावट है। ये हमें जो सफ़र करने वाले उसको नहीं दिखता, बस जिसने उस सफ़र को तय कर चुका है उसी के लिए ये बात को समझाना आसान होता है। तो शुरुआत में बच्चे समझते नहीं है ना कि क्या क्या तकलीफ़ है, क्या क्या रुकावट है, क्या क्या अड़चने हमें महसूस होने वाली है, लेकिन मुश्किलात का सामना हम करने वाले हैं। तो टीचर्स का काम ही वही है कि बच्चों को पहले ही बता दे कि ये मुश्किलात है, ये तकलीफ़ है और रास्ते के अंदर। तो टीचर्स पर ब्लाइंड फेथ और अपने पेरेंट्स पे फेथ, हमेशा अपने पेरेंट्स पर भरोसा करना और कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करते रहने का। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज़ को करना, बट कंसिस्टेंट एफर्ट मेक्स का। मुझे मिग्स में सबसे बेहतर वहाँ के टीचर्स लगे, वहाँ की फैकल्टी और वहाँ का एटमॉस्फेयर। मुझे मिग्स में दूसरी सबसे अच्छी चीज़ लगी वहाँ की टेस्ट सीरीज़। मुझे मिग्स की तीसरी सबसे बेहतरीन चीज़ लगी कि वहाँ पर टीचर्स का और स्टूडेंट्स का एक्सपोजर और इंटरेक्शन। मैं सलमा परवीन मोहम्मद ज़की जावेद फैज़ान खालिद की वालिदा हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा माँ के पेट से ऐसा पैदा नहीं होता डॉक्टर बन जाए
या कोई टीचर बन जाए, जब तक कि उनको सही गाइडेंस करने वाले टीचर ना मिले। जैसे मेरे बच्चे के लिए मिक्स की जो बॉडी है वो जो मिली, तो देशपांडे सर हो गए, जोत सर हो गए और जो भी सर हो गए, जो उन्होंने कोऑपरेट किया शुरू से लेकर अभी तक के, ये लोग मेरे मोहसिन हैं। मोहसिन यानी एहसान करने वाले। मेरे बच्चे पे उन्होंने एहसान किए, मैं उनको थैंक्स करूँगी। थैंक्स अ लॉट। प्राउड टू बी मिक्सियन।